नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हमने आपको दो साइंटिस्ट के बारे चीज़ें बता दी। एक तो आपके डाल्टन साहब हो गए, ठीक है, जॉन डाल्टन हो गए। दूसरा आपका रदरफोर्ड हो गया, ठीक। तो देखिए, अभी आपको डाल्टन साहब ने क्या बताया था और उसके जो ड्रॉबैक आए उसको कैसे क्लैरिफिकेशन दिया रदरफोर्ड ने, और फिर जो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक आए थे, यानी कि कल हमने देखा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो ड्रॉबैक मिले थे कि जो एटम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या थी, स्टेबिलिटी के को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों ओर अराउंड में घूम रही होगी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो वो न्यूक्लियस पे आके अगर आके फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होगी, वो यहाँ आएगी तो आपका एटम पूरा खत्म हो जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में, या फिर रियल अगर बात कर लिया जाए सिनेरियो में, तो एटम का तो नाश होता नहीं है, खत्म नहीं होता। तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नील्स बोर के फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पूरी की पूरी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अब सबको एक साथ को रिलेट करेंगे, फिर समझेंगे कि क्यों नील्स बोर को आना पड़ा। लेकिन इससे पहले आप हमारा इस एप्लीकेशन में आकर के, अगर आपको एलपी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट, देखिए सीबीटी 1 मैंने कह दिया जिसमें मैथ, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका रीजनिंग ये पढ़ना है, ठीक है, और करंट अफेयर। तो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे तैयारी चल रही है। आप मैथ्स रीजनिंग केवल लेना चाहते हैं या साइंस केवल लेना चाहते हैं तो भी, लेकिन सबसे मिनिमम फी में आप कॉम्बो बैच से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए, आपको कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़, 2018 मैंने खुद क्वालिफाई किया है, आपने देखा है चीज़ें और कंटेंट आप लोग देख भी रहे हैं। तो आप एटलीस्ट एक बार देखिए, कम से कम कंटेंट को देखिए हमारा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास। और देखिए, एक चीज़ मैंने उसमें कई सारे मैंने वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया है कि आपके पास टाइम है तो फिजिक्स के सारे लेक्चर देखिए, लेकिन मैं फिर से फिजिक्स पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करानी है मुझे, क्योंकि वो देखिए जेएसएससी के लिए था। तो देखिए, कंसेप्ट मैं वही दूंगा, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट मैं अलग कर दूंगा, थोड़ा सा डिटेल चलूंगा। लेकिन भाई, जब आप वो एज ए बोनस लीजिए, आपकी चीज़ें पूरा को पूरा रिवाइज हो रहा होगा जब मैं फिर से फिजिक्स पढ़ाऊंगा जब रेलवे के एलपी में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझिएगा, बाकी इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ हमारा कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी फी में ही आपको दिया जा रहा, ठीक है। और कंटेंट नहीं होता, वो हमारा मलाई होता है। आपने इसे देखा है, कई स्टूडेंट सेलेक्टेड है, एलपी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे टेक्नीशियन हो चाहे आपका एनटीपीसी है, ठीक है। चलिए, लेट नहीं करते, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे देखिए। अभी तक हमने दो साइंटिस्ट के बारे चीज़ें देख लिया, एक तो आपके डाल्टन साहब थे और दूसरा आपके रदरफोर्ड थे। आज जो हम बात कर रहे होंगे नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर को क्यों आना पड़ा और उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या चीज़ें जानकारी मिली, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करते हैं और उसको हम कोरिलेट करेंगे नील्स बोर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने जो पहला साइंटिस्ट का नाम लिया डाल्टन साहब ने, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये बहुत सारे उन्होंने थ्योरी दिए थे अपने जो एक्सपेरिमेंट के, 4-5 थ्योरी दी उन्होंने, और उसके जो उन्होंने ड्रॉबैक बताए, हमने उस पर काफ़ी काम कर लिया, उतने हम लोग वहाँ पर डिटेल नहीं जाएंगे। एक बात है, उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है, आपका एटम है, जिसका हम फर्दर क्या कर सकते हैं, विभाजन नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने देखा आगे चल करके रदरफोर्ड जब आए, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया था, उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए जिसका नाम पोलोनियम होता है, और आपको ये कहा था कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरणें क्या करते हैं, इमिट करते हैं या रेडिएट करते हैं, जिसमें से हमने ये कहा था कि उन्होंने अल्फा किरण लिया। अल्फा किरण लेने के पीछे भी रीज़न ये था कि जो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कि बोला जाए तो वेदन क्षमता, ठीक है ना, तो जो वेदन क्षमता उनकी कम होती है। और दूसरी बात, उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड फॉइल जो मेटल आपका है उसकी मैलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धनता बहुत ही अच्छी होती है। तो जब उन्होंने उससे बम्बार्डिंग किया आपके गोल्ड फॉइल में, तो उनको ये जानकारी मिली कि एटम में कई मतलब 99% तक या 98% तक जो प्लेस है या जो स्पेस है वो क्या है, एटम में खाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए, आए और सीधा के सीधा वापस निकल गए। जो स्क्रीन उन्होंने लिया था ZnS का, यानी कि जिंक सल्फाइड का, ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो आपके जो एटम्स है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है,
अच्छा, उन्होंने न्यूक्लियस का एक तो उन्होंने ये बताया कि आपके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो कहाँ है, केंद्रित सेंटर में आपके न्यूक्लियस में। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने देखा कि जब न्यूक्लियस के पास से जब अल्फा किरणें पास हुई तो वहां से अल्फा किरण क्या हुआ, डिविएट हुआ, यानी कि विचलित हुई। अब विचलित होने से ये उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जो एटम है, अब देखिए अल्फा कण के पास कौन सा चार्ज है, हीलियम प्लस प्लस का न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा। तो अगर अल्फा पॉजिटिव चार्ज यानी कि किरण पॉजिटिवली चार्ज आ रही है, अगर यानी फिर बोला जाए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर आ रहा है और अगर आपके पास आने के बाद वो डिविएट हो गया, ठीक है, अट्रैक्ट ना होकर के वो डिविएट हो गया, इट मीन्स आपके पास कौन सा चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इससे उन्होंने अंदाजा लगाया जो एटम्स है उसके न्यूक्लियस के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको उन्होंने प्रोटॉन कहा। और जब एक तीसरे बार जब उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा किरण एकदम जब सेंटर पे आई तो वापस से वो बाउंस बैक उसी पाथ में वापस लौट गई। तो ये पूरा का पूरा ये उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जो भी एटम है, जो एटम के जो बीच में न्यूक्लियस उन्होंने एक नाम दिया था, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एकदम वेल मैनर में अरेंज है, एकदम सेंटर में, ऐसा नहीं कि इधर उधर बिखरा पड़ा है, ठीक है। क्योंकि अल्फा किरण जब स्ट्रेट एकदम बीच में जब आई, यानी कि एकदम सेंटर पे जब गोल्ड फॉइल को या फिर गोल्ड फॉइल के एटम पे जब उन्होंने बम्बार्डिंग किया तो वापस उस पाथ पे ही रिटर्न होता है जब वो सेंटर पे बम्बार्डिंग करती है अल्फा किरण तब, ठीक है। तो इससे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जाना है। अब देखिए ड्रॉबैक यहाँ पे क्या आया था रदरफोर्ड का। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि आपको यही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए रदरफोर्ड को 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई बहुत डिटेल में कल मैंने आपको फिगर वाइज चीज़ें समझा रखी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इनका जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हुआ क्या, कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे नहीं बता पाए। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ पाया था? देखिए आपके एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उन्होंने ये कहा है अपने थ्योरी में कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर घूम रही होगी तो उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, अगर सर्कुलेट कर रही है, मोशन में है, तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि सर्कुलर मोशन में आपकी क्या होती है, वेलोसिटी। देखिए स्पीड आप कांस्टेंट रख सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि क्या होगी, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। और अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो वहां पर क्या होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लॉस करेगी, तो वो जिस पहले ऑर्बिट में जो थी उसकी अगर एनर्जी लॉस करेगी तो वापस से वो सामने आती चली जाएगी न्यूक्लियस की, और एनर्जी लॉस होते होते वो एक टाइम क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन के पास, तो वो पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो एक्चुअल मैनर में होता नहीं है। तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दिया था, वो इस थ्योरी के बारे में आपके रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो एटम की स्टेबिलिटी पे जो सवाल उठा कि आखिर एटम स्टेबल फिर क्यों है, ये रदरफोर्ड हमें बताएं, तब आपका एंट्री होता है नील्स बोर का। नील्स बोर जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करती है। अब ये कैसे ये सारे चीज़ें फंक्शन करेगी, अब हम इस नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, या फिर उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने जो भी चीज़ें बताई अब हम उसको समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि नील्स बोर को क्यों आना पड़ा इस फिल्म के इंडस्ट्री में, ठीक है भाई। तो अब चलिए हम लोग काम करेंगे नील्स बोर के ऊपर में। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, अब देखिए अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे सर, आप डायरेक्ट नील्स बोर के बारे पढ़ लिए, रदरफोर्ड के बारे पढ़ लिए, जॉन डाल्टन के बारे पढ़ लिए, लेकिन समझिए सर जॉन डाल्टन जब आए उसके बाद उनको रदरफोर्ड को क्यों आना पड़ा और फिर से नील्स बोर को क्यों आना पड़ा। देखिए मैंने को रिलेट करवाया आपको क्यों आना पड़ा। अब आप जो नील्स बोर को पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, देखिए इस तरह से चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि आपके पास एक एटम है, एटम का जो सेंटर होता है अच्छा एक चीज़ रदरफोर्ड ने और भी बताया था कि जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है एटम के साइज से क्या होती है, काफ़ी छोटा होता है। मैंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेडियस होती है एक फर्मी, और 10⁻10 मैंने बताया था एटम की साइज, ठीक है क्लियर। तो अच्छा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। देखिए मैं पूरा चीज़ रिवाइज करवा दिया भाई। अभी आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये जो एटम है आपका, ये क्या है, आपका एटम है, ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें कौन सा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इसके चारों तरफ क्या होती है, देखिए ये सब अभी इतना मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कक्षा ऑर्बिट सेल्स वगैरह, क्योंकि इस क्लास के बाद से फिर हम लोग उस पर एंट्री करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए, ऑर्बिट्स हो गए। ये आपका पूरा एटम है, एटम के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट है वो बहुत ही छोटे साइज में वो होगा न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होंगे, कई सारे आपके सेल्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, या आप बोल सकते हैं कक्षा होगी, ठीक है।
क्लियर है? ये अभी आपके माइंड में चलना चाहिए एटम्स के बारे जब अभी आप नील्स बोर को पढ़ रहे हैं तो आपके रदरफोर्ड ने तो ये बता दिया कि जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। और अभी तक न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हाँ हमें अब ये इतना हम पढ़ लिए अभी तक कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं। इसलिए आपका जो न्यूक्लियस भी ऐसा भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कई बार कि न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये सब अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब फैक्चुअल चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उसको एक जगह रखेंगे, और जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पर भी रखेंगे आपको। तो देखिए अब रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है इस प्रोटॉन के चारों तरफ किस मतलब कि किस तरह से वो घूम रही है। ठीक है ना, यहाँ तो बहुत सारी कक्षाएं हैं, क्या हर कक्षा में आपकी इलेक्ट्रॉन घूम रही होती है? दूसरी बात, मैक्सवेल ने जो अपनी जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन आपका है नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, और इस अपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमती है तो उसकी एनर्जी की लॉस होती है। देखिए मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ पर 10 किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर पर सेकंड नहीं सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन देखिए डायरेक्शन तो चेंज है, और अगर डायरेक्शन चेंज है यानी क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ना भाई? और क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है डेफिनेशन, एक फिक्स डायरेक्शन में आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। खैर, तो अगर आप बॉडी में एक्सेलरेशन है यानी एनर्जी की लॉस होगी, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी की लॉस होगी। इट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से था, ठीक है ना, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एनर्जी लॉस होते होते इसकी जो ऑर्बिट होती है खत्म होती चली जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर से इसकी एनर्जी खत्म होती इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी, और फिर से इलेक्ट्रॉन खत्म होता है एनर्जी यहाँ, और फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन करके आपका एटम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, आपका एटम स्टेबल होता है भाई, क्या सर्वनाश हो जाती है एटम की? नहीं होती है। तो इस स्टेबिलिटी के बारे ही सवाल उठा जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब आए नील्स बोर, अब ये माइंड में चल गया आपका ये सारी चीज़ें। अब क्या किया नील्स बोर ने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं है, रुको अभी, ठीक है, ठहरो थोड़ा। इन्होंने कहा कि नाभिक, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, एकदम परेशान नहीं हुई, पहले हिंदी सुनिए। न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ मैं बना रहा हूँ फिर से, ये आपके कई तरह के आपके क्या है, कई सारे आपके सेल्स हैं यानी कि ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में चक्र लगाते हैं। ठीक है ना, ये जो कक्षा है या जो ये ऑर्बिट है वो एक स्टेबल ऑर्बिट होता है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट होते हैं इसकी जो त्रिज्या जो होती है, इसकी त्रिज्या जो होगी, इस ऑर्बिट की ये त्रिज्या हो गई, इसकी ये त्रिज्या हो गई, इसकी ये त्रिज्या हो गई, इसकी ये त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गई, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब सेंटर से, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से या नाभिक से कितनी दूर पर आपकी ऑर्बिट होगी ये एक फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके एटम्स के अंदर आप कहीं पर भी ऑर्बिट्स बना दिए और किसी भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है, ऐसी बातें नहीं है। अभी आपने क्या सीखा सर? आपने बस इतना सीखा, आपके नील्स बोर ने आकर के आपको ये बताया, जो आपके मन में डाउट आ रही थी ये सारी चीज़ें, आपको इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, एक अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, इसकी एनर्जी लॉस होगी, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस न्यूक्लियस में गिरेगा, आपका एटम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपके ऑर्बिट बने हुए जो दिख रहे हैं ये एक फिक्स्ड और स्टेबल होती है। न्यूक्लियस से कितने दूर पर पहली कक्षा होगी, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो ये जो ऑर्बिट है पहली दूसरी तीसरी और चौथी या पांचवी छठी जितनी भी हो सकती है, ये एक फिक्स्ड रेडियस इनकी होती है, उतना ही रेडियस पे इसका पहला क्या होगा, ऑर्बिट होगा, या फिर दूसरा ऑर्बिट होगा, या तीसरा या चौथा होगा। ये एक फिक्स्ड रेडियस होती है। ठीक है, और ये एक निश्चित होती है, एक निश्चित होने का मतलब क्या है, एक स्टेबल होती है। तो अब आपके मन में सर, अच्छा इंग्लिश में भी हम बात कर ले, इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो क्या बोला गया है इनके द्वारा कि नील्स बोर के द्वारा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है ना, मतलब इन्होंने ये कहा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड क्या है, एक स्टेबल और फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट के चारों तरफ क्या होती है, अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, और कोई भी रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, ये रिलीज नहीं करती है। जैसा हमने कहा कि आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, कोई एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करती है। ठीक है,
जितनी भी ऑर्बिट है आपकी, ठीक है ना, ये आप फिक्स, आपको अभी मैंने 4 बनाया, ऐसा नहीं है, आपके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जितनी भी ऑर्बिट है, यानी कि जितनी भी सेल्स या जितनी भी कक्षा जो है, ठीक है ना, उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। यानी अगर इस पहली कक्षा की बात करेंगे तो इनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। देखिए एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर, ठीक है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। देखिए ये कक्षा एन जो मैं सेल बोल रहा हूँ या ऑर्बिट बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन इतना समझिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से गोल गोल एक होता है जिसको हम सेल से ऑर्बिट बोलते हैं। बस इतना समझिए, क्योंकि कल के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर। अब लेकिन अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बताने तो ये वर्ड तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा ना, तो आगे कल हम समझ जाएंगे। लेकिन इतना तो आप समझ में आ रहा है कि क्या है कि न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कई तरह की कक्षाएं हैं जिस पे आपकी इलेक्ट्रॉन घूमती है। और ये जो कक्षा यानी कि ये जो ऑर्बिट यानी कि ये जो सेल है एक फिक्स्ड स्टेबल होती है और एक फिक्स्ड रेडियस पे इनकी क्या होती है, न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस यानी कि एक फिक्स्ड रेडियस में आपकी ऑर्बिट होती है, ठीक है। और हर ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। ये फॉर्मूला, ये बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है, आप जो 11th में, यस 11th में ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप वहाँ पे डिराइव कर रहे होते हैं, तो वो आपको करना नहीं है भाई, बस मैंने आपको ये बता दिया। देखिए अब ये तो अब पहली जो कक्षा की जो एनर्जी होगी, अगर देखिए ये भी आपको अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आपकी पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गई। तो एनर्जी जो पहली जो ऑर्बिट की है वो कम होती है एनर्जी 2 से। उसी प्रकार एनर्जी मतलब क्या होगी, आप जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी बढ़ते चली जाएगी। एनर्जी 1, उसके बाद एनर्जी 2 की ज़्यादा है, एनर्जी 3 की ज़्यादा है, एनर्जी 4 की ज़्यादा, मतलब कि चौथी जो ऑर्बिट है यानी चौथी जो कक्षा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, ठीक है। अब ये सब चीज़ आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी, अभी बस समझते चलिएगा। तो ये अभी आपको पहला चीज़ आपको समझ में आ गया, क्यों क्या आपको समझ में आया कि जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस से एक फिक्स रेडियस में है, एक स्टेबल होता है आपका ऑर्बिट, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम रही होगी, ठीक है ना। अब दूसरी आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने, चलिए ठीक है ये तो बता दिया, क्या नील्स बोर ने आपको ये बताया ये जो रेडियस है ये फिक्स रेडियस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि किस कि पहली जो कक्षा है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस में होगी या फिर कितना रेडियस होगा जो आपका पहला कक्षा होगा। तो देखिए उसके बारे में उन्होंने बात किया है। दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। मतलब ये इन्होंने ये कहा कि जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई। भाई देखो ऑर्बिट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में, ऑर्बिट या सेल इसको ही कहते हैं हम लोग कक्षा, ठीक है। तो बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं कर पाएंगे हम। तो ये देखिए पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई, ये तीसरी ऑर्बिट हो गई और ये चौथी ऑर्बिट हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूमेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रही होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रही होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रही है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट पे नहीं चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना केवल और केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स केवल केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे या फिर चक्कर लगाएंगे जहाँ कोणीय संवेग का मान, ध्यान से सुनिएगा, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। जहाँ कोणीय संवेग का जो मान होता है वो मल्टीपल ऑफ एन h/2 पाई होगा। अच्छा ये क्या आपने कहा नहीं समझा, कोई बात नहीं। हमने ये कहा कि आपके माइंड में जो चल रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है हर ऑर्बिट में आपकी इलेक्ट्रॉन घूम रही है, ऐसा नहीं होता है। किस कक्षा पे कितनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना है ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम होता है या फिर जो एंगुलर मोमेंटम की जो मान आएगी वो किसके इक्वल होना चाहिए, h/2 पाई का n मल्टीपल। n क्या है आपका, ये ध्यान से, अच्छा पहले ये समझिए कि h क्या है, इसको समझिए। h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है, अभी तक आपने जो कंटिन्यू क्लास मेरे साथ किए हुए हैं तो उनको पता होगा एप्लीकेशन में। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक। इसके बाद अच्छा ये पाई की वैल्यू भी क्या है, ये फिक्स है, h की वैल्यू भी फिक्स हो गई, ये फिक्स है। 2 भी क्या है आपकी कांस्टेंट है। n अब बचा है, n क्या होता है सर, n पे ध्यान, n जो ना आपका एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना है। n क्या है आपकी इंटीजर वैल्यू है, यानी n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं आप ले सकते हैं 1.5 2.5 ऐसा नहीं ले सकते। एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेना, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। तो n क्या होगा, जिस ऑर्बिट की बात होगी, सॉरी जिस ऑर्बिट या जिस कक्षा या जिस सेल की बात की जाएगी n की वैल्यू वो होगी। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 1, यानी कि अगर हमें अभी और भी आते हैं डिटेल में, देखिए चलिए डिटेल में आ ही जाते हैं, कर ही देते हैं भाई।
कोणीय संवेग क्या होता है भाई? संवेग हमें ये बताइए क्या होता है? संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये मैंने बताया है। कोणीय बोलने का मतलब क्या है कि रेडियस, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रही होगी वहां से उसका रेडियस तो क्या हो गया, आर इक्वल्स टू एन एच अपन 2 पाई, ठीक है। ये आपकी फिक्स हो गई, ये आपकी फिक्स हो गई, ये आपकी फिक्स हो गई। जो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी फिक्स है, ये सारी चीज़ें भाई फिक्स है, फिक्स फिक्स याद रखिए। लेकिन अब ये सब मान आपको याद नहीं रखना, केवल मास का वैल्यू याद रखना इलेक्ट्रॉन का, उस पर हम आगे काम करेंगे अभी, इसलिए परेशान नहीं हुई। तो देखिए सब चीज़ कांस्टेंट है, आपको बस क्या है नहीं है, फिक्स्ड आर नहीं है, आपको तो आर निकालना ही है कि जो पहला जो ऑर्बिट होगा कितने रेडियस पे होगा, दूसरा ऑर्बिट कितने रेडियस पे होगा, ठीक। एन का वैल्यू आपको पुट करने चलना है कि अगर आपको पहला ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, यानी ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस से कितने रेडियस के में आपका पहला ऑर्बिट होगा, तो आप क्या करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। एच का वैल्यू आप 6.6 पुट करेंगे, ठीक है। उसका 2 इंटू पाई फिक्स है। किसका आप निकालना है, यहाँ आर लिखेंगे, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख करके आप यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो जो आर आएगा उतने आप डिस्टेंस पे क्या करेंगे, आपका जो पहला ऑर्बिट बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब जैसे कि आपका हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो घूम रहा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स्ड रेडियस में घूम रही होगी। अच्छा, अब ये फिक्स्ड रेडियस कैसे निकालेंगे पहला ऑर्बिट का? अरे एक बात बताइए, मैंने अभी बोला हाइड्रोजन का नाम, इसके अंदर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये भी मैं बताऊंगा कि जो अभी अब आगे आज नहीं बताऊंगा भाई, ये जो पहला ऑर्बिट है ना, ठीक है, इस पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी फिक्स है। उसके बाद दूसरा जो ऑर्बिट होगा उस पर कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं वो भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एटम है सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि 11 इलेक्ट्रॉन इसी में घूमने लगेगा, नहीं जी। इस ऑर्बिट पे फिक्स है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा, इस ऑर्बिट में फिक्स है कि केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो अगर 11 तो इसमें 2 आएगा, उसके बाद इसमें 8 आएगा, ठीक है, मैक्सिमम 8 आ सकता है, 8 2 10, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो तीसरे ऑर्बिट में जाएगा, समझे। तो ऐसा नहीं है कि आप एटम बना दिए और हर ऑर्बिट या फिर केवल एक ही ऑर्बिट में आप बांट दिए 11 के 11, या फिर आपका मन किया कि इसमें 2 को घुमाते हैं, इसमें 4 घुमाते हैं, इसमें 4 घुमाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अब किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा या घूमेगा इस पे हम लोग बात करेंगे आगे। अभी हमें बस इतना पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकती है, उसके लिए एक फिक्स्ड है रेडियस ऑर्बिट की। उस रेडियस पे यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें एक ही ऑर्बिट चाहिए होगा भाई, क्योंकि इस पे 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम घूम सकती है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही ऑर्बिट बनाएंगे, तो वो ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा और हम एक इलेक्ट्रॉन को घुमा देंगे। लेकिन अगर हमें क्या है, हमारे पास अगर मान के चलते हैं हाइड्रोजन, मान के चलते हैं कि आपके पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कितना ऑर्बिट बनाएंगे, तो आप केवल 2 ऑर्बिट बनाएंगे। इस प्रकार से न्यूक्लियस है, ये एक पहला ऑर्बिट हो जाएगा, या दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा। इसकी रेडियस आप निकाल लेंगे, पहला का रेडियस, दूसरा का रेडियस, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे और दूसरा के लिए आप 2 पुट कर देंगे, यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा और आपका जो दूसरा ऑर्बिट है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम कार्बन का, तो आप इस तरह से घुमाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपके एटम के स्ट्रक्चर को अब आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि परमाणु की संरचना को, कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एटम के अंदर रिवॉल्व या अराउंड घूम रहा होगा। यही तो डाउट था ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इसको आपको देखिए नील्स बोर ने अब क्लियर कर दिए पूरे अच्छी तरह से, ठीक है। अब एक और पॉइंट, तीसरा स्टेटमेंट, अब हम चलते हैं इनके तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा, हालांकि तीसरा स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया लेकिन फिर भी सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी इंग्लिश में सुनिए कि एन ऑर्बिट, ठीक है ना, और एनर्जी लेवल। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तब से कि ये पहली ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये इसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, हिंदी में कक्षा भी बोल सकते हैं, या फिर इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हर ऑर्बिट की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, हर ऑर्बिट की अपनी अलग एनर्जी होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस, एनर्जी लॉस की कोई बात ही नहीं है। और इसकी फार्मूला क्या था मैंने ये बताया था, तो आप इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि जो पहली ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होती है दूसरी से, दूसरी की तीसरी से कम होगी, तीसरी की चौथी से कम होगी, यानी कि जो आउटर मोस्ट पर जो एनर्जी लेवल है या फिर आउटर मोस्ट पे जो ऑर्बिट है या जो बाह्यतम कक्षा जो होगा उसकी सबसे हाईएस्ट क्या होगी, ऊर्जा होगी उसके पास, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 ऑर्बिट है, मान के चलते हैं ये आपका एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है भाई,
और ये एक पहला ऑर्बिट हो गया और ये आपका दूसरा ऑर्बिट हो गया। मैं अगर पूछूं ये पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट किसके पास सबसे अधिक मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो आप क्या करेंगे सर, दूसरे के पास मैक्सिमम एनर्जी हो गया। ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपका तीसरा जो स्टेटमेंट के बारे में आपको कह रहा था, तीसरा स्टेटमेंट में आपको ये कहना चाह रहा था कि जो ऑर्बिट है, ठीक है, या फिर जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी ऑर्बिट है या फिर इसी को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसको जो है ना एक नाम के माध्यम से हम रखते हैं। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, इसके चारों तरफ क्या है होती है, एक ऑर्बिट होती है, ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, ऑर्बिट होती है। तो इसको एक आप समझ सकते हैं डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। जैसे कि आपके कहीं ये होती है, क्या होती है, जॉब होती है, तो आपको एक डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, तो उसमें क्या है, आप क्लर्क है, पॉइंट्समैन है, हेल्पर है, या फिर ट्रैक मेंटेनर है। अगर आप जैसे कि उससे ऊपर पोस्ट में गए हैं, एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, एलएपी हो गए, या फिर उससे ऊपर चले जाएंगे ये क्या बोलते हैं पीसीएस वगैरह में, तो एसडीएम हो गया, मतलब बहुत सारी पद है। तो वो डेजिग्नेशन, तो उसी प्रकार से जो पहली ऑर्बिट का डेजिग्नेशन किया जाता है के से, एल से, एम से, एन से, ओ से, पी, इस तरह से चलते चलती है आगे। यानी के सेल का मतलब क्या हो गया, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पहली सेल, एल सेल का मतलब क्या हो गया आपका सर, एन इक्वल्स टू 2 हो गया, दूसरी ऑर्बिट की बात हो रही है। उसके बाद के एल एम सेल, एम सेल का मतलब क्या हो गया, एन इक्वल्स टू 3 सेल हो गया, ये तीसरी सेल की बात हो गई। के एल एम एन सेल, सेल यानी कि एन इक्वल्स टू क्या हो गया, चौथी सेल, ये ठीक है। ये आपको क्लियर, अब ये समझ में आया। तो उन्होंने ये बताया, ये अब देखिए वो ऑर्बिट के डेजिग्नेशन के बारे में बताया कि ऑर्बिट जो फिक्स तो है भाई, एक फिक्स्ड रेडियस में भी है, वो रेडियस कैसे निकालेंगे वो भी उन्होंने बता दिया, और हर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो भी उन्होंने बता दिया, और उसका डेजिग्नेशन भी बताया दिया, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब जो अल्फाबेटिकल चलता है वही है, ठीक। तो उसने दिया इट इज सेड टू बी इन द, अच्छा फिर उन्हें एक बात और भी कहा कि when the electron is in the lowest energy level, अब हमें बताइए सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी। मान के चलते हैं इसको हम लिख रहे हैं ई के, मतलब एनर्जी ऑफ के सेल, इसको हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ एल सेल, एनर्जी ऑफ एम सेल और एनर्जी ऑफ एन सेल। मुझे बताइए सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, तो आउटर मोस्ट कौन है, एन है, यानी इसके पास क्या है सर, मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। और सबसे मिनिमम एनर्जी किसके पास है, आपका के सेल के पास, यानी इसके पास क्या है, मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो जो मिनिमम एनर्जी कंटेन कर रहा होता है या फिर जो मिनिमम एनर्जी होता है उसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है भाई। यानी कि जो आपकी पहली जो ऑर्बिट होगी उसको आप क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, ठीक, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है उनका चौथा स्टेटमेंट। अब देखिए चौथा स्टेटमेंट समझिएगा क्या उन्होंने कहा था। चौथा स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा भाई, एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स, ठीक है ना, और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अदर। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि ये आपका क्या है, पहले ये बताइए, न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका ऑर्बिट है, या इसी ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर आप, अच्छा ये जो आपकी क्या है के ऑर्बिट है, ये आपका एल है, ये आपका एम है, उसके बाद एन हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, ऑर्बिट यही होगा, ठीक। ये आपके पास क्या होगा, के जो आपके ऑर्बिट है या के एनर्जी लेवल या फिर के सेल जो है, इसके पास क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर अभी 3 ऑर्बिट ही मैं मान के चल रहा हूँ, तो एम के पास क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट में ही ना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इधर उधर तो नहीं घूमेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तीनों ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इस फर्स्ट ऑर्बिट से या फिर इस के ऑर्बिट से एम ऑर्बिट के पास आना, यानी क्या हो रहा, पहला केस में हम ये देख रहे हैं कि जो मिनिमम एनर्जी से, ठीक है ना, आप जो है मिनिमम एनर्जी से आप कहाँ आना चाह रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी के पास, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी के पास आप आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन सिंपल सी बात है, आप एक गरीब इंसान है, एग्जाम्पल लीजिए, और ये आपके अमीर इंसान है, ये तो आपको क्या है उस अमीर इंसान के लेवल तक आना है। इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का तो हेल्प चाहिए। तो किस तरह का हेल्प चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसको भी क्या चाहिए, ये मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी के पास जाना चाह रहा है, तो इट मीन्स इसको भी क्या चाहिए सर, पसीना है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए तो ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए। तो मिनिमम से अगर हमें मैक्सिमम के पास जाना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना भाई, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी इसको बाहर से दिया जाता है, ठीक है ना। जब ये बाहर से एनर्जी
गेन करेगी तब ये मिनिमम एनर्जी से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी, या फिर मिनिमम जो आपकी जो एनर्जी वाला जो सेल है वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम एनर्जी सेल के पास चला जाएगा उछल करके ये इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए एनर्जी इसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ये एम सेल से के सेल पे आना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हाईएस्ट एनर्जी से लोएस्ट एनर्जी के पास आ रहा है तो इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर आप मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी के पास जा रहे हैं तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। यही बात आपके चौथे स्टेटमेंट में आपके नील्स बोर ने बताया, क्या कि एन, ध्यान से सुनिए, अब मैंने आपको बता दिया, अब आप उसको मैच करिएगा कि हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में सुनिए पहले। एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी, ठीक है ना, इमिट्स मतलब रिलीज कर रहा है एनर्जी, कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम मैक्सिमम एनर्जी सेल टू मिनिमम एनर्जी सेल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम मिनिमम एनर्जी लेवल टू मैक्सिमम एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया, यही चीज उन्होंने ये बात कहा था। तो ये पूरा का पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया, उनके चारों स्टेटमेंट के बारे, आपको ये चारों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि जो एनर्जी आप बोल रहे हैं, यानी कि जैसे अब मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ व्यू, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ ये आपके पास 3 ऑर्बिट है, ये एनर्जी 1 होगा इसके पास, एनर्जी 2 होगा इसके पास, एनर्जी 3 होगा। ये कौन सा सेल है भाई, ये के सेल है, ये एल सेल है, एम सेल है। मान के चल रहे मैं अभी पहला केस लिया हूँ कि इलेक्ट्रॉन अभी जो है के सेल से एम सेल के पास आ रहा है, के सेल से इलेक्ट्रॉन जो है आपका एम सेल के पास आ रहा है। यानी आपकी अगर मैं यहाँ पे लूँ, के पास क्या है, एनर्जी है E1 है, और इसके पास कौन सी एनर्जी है, एम के पास E3 एनर्जी है। बड़ा कौन है आपका, E3 है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन कर रहा होगा, एनर्जी गेन कर रहा होगा। ये कौन मतलब कौन, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास घूम रहे हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाह रहा है, यानी कि क्या करना चाह रहा है, इसके पास मिनिमम एनर्जी, इसके पास मैक्सिमम, यहाँ से इसको एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है। तो कितना गेन करना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बड़ा कौन है आपका E3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस E1। तो जितना माइनस, अच्छा अब ये बताइए कि आप सोच रहे होंगे सर E3 के पास कितना एनर्जी होगा, E1 के पास कितना एनर्जी होगा। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था भाई, ये जरूरी नहीं है आपको जानना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर कितना एनर्जी चाहिए होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, En इक्वल्स टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एन स्क्वायर। तो एन का वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका एनर्जी किसका, तीसरी का। पहला का आप 1 रखिएगा तो देखिए पहला ऑर्बिट सेल का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा का आप निकालिएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो माइनस में क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, तो मतलब वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप माइनस करिएगा। और एनर्जी इसके पास कितनी है, h न्यू होती है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि हाफ mv² सोचने लगिएगा, ठीक है ना, h न्यू होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के हिसाब से, आप या प्लैंक्स थ्योरी आप बोल सकते हैं। खैर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया कि आप के सेल से एम सेल पे जाएंगे, और अगर आप एम से के सेल पे जा रहे हो, यानी एम से अगर के सेल पे जा रहे हैं, यानी आप E3 एनर्जी से आप E1 के पास जा रहे हैं, E3 ग्रेटर देन E1 है, तो आपको कितना एनर्जी रिलीज करना होगा, तो सिंपल वही E3 माइनस E1 कर देंगे, उतना एनर्जी आपको रिलीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आएगा वैल्यू उतना एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जाने के लिए। समझ में आ गया भाई। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है नील्स बोर का कंसेप्ट। अब ये नील्स बोर आपका क्लियर है। अब ये बस आपके मन में डाउट है कि सर इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस ऑर्बिट में कितना, इस ऑर्बिट में कितना, उस पर भी हम अब आगे कक्षा पे आराम से पूरी चीज़ें डिटेल से, और पूरा अब इजी पार्ट अब बचता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। साइंटिस्ट का मैंने ख़त्म कर दिया, एटम को समझा दिया मैंने अच्छे से, एटम को मैंने फील करा दिया, एटम्स को मैंने आपको दिखा दिया, और मैटर्स तो मैंने बहुत अच्छे से 13 क्लास आपके लिए हैं भाई जम करके, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आगे मिलेंगे हम लोग। और देखिए ये आपका ऐसा नहीं है कि अब इससे बाहर आपको रेलवे में भी कुछ पढ़ना होगा, ठीक है ना। आप JSSC में पढ़ रहे हो, रेलवे में पढ़ रहे हैं, ये BPSC में भी सेम एज इट इज यही कंटेंट ही आएगा भाई। अब इसके अलावा मैं क्या, हाँ इसमें अब आपको अच्छे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर लेने, क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी चीज़ें क्लियर आएगी। अब इसमें अगर आप सोच रहे कि मैं कुछ लिख के दे दूँ साइंटिस्ट के बारे में जो मैंने अभी आता है, कुछ फायदा नहीं है। हालांकि मैं देखिए जॉन्स डाल्टन के बारे जो मैंने बोला, या रदरफोर्ड के बारे जो, ठीक है, रदरफोर्ड का चलो मैं दे भी दूँ, लेकिन डाल्टन के बारे में क्या लिख करके दूँ, या फिर इनके बारे में आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैंने आपको चीज़ें डिलीवर की है, आप समझ सकते। देखिए तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बस ये माइंड में होना चाहिए। पहला जो मैंने आपको बताया नील्स बोर के बारे में, ठीक है, कि क्या बताया कि चलिए ठीक है हो गया, बहुत टाइम फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर अपलोड करने में दिक्कत होता है। ये सब चीज़ें हमने आपको माइंड में रखनी है भाई, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।